हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? इस्माइल, बबलू, सुरेश, नेहा, सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं और 3 क्लास में हमको परसेंटेज समाप्त करना है। एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्त, तो क्या आप सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? परसेंटेज प्रतिशत सवाल नंबर 25 से बच्चों जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जी, बताओ। सवाल यह है कि पॉपुलेशन जो है टाउन बी की 56.25% ज्यादा है टाउन ए से। अगले 2 सालों में टाउन ए की पॉपुलेशन X% पर ईयर बढ़ती है, जबकि टाउन बी की पॉपुलेशन हर साल सेम परसेंटेज से डिक्रीज यानी कि घटती है। 2 साल बाद ए और बी की पॉपुलेशन बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या है। बहुत ही आसान सवाल। देखिए, आपके पास 2 टाउन है मेरे प्यारे भाई, ए और बी। शहर बी की जो पॉपुलेशन है शहर ए से 56.25% ज्यादा है। कितना मतलब हुआ? 50% मतलब 1/2। 6.25% का मतलब 1/16। यानी कि मेरे दोस्तों ये हो गया जी 9/16। 56.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/16। मतलब कि अगर शहर ए की पॉपुलेशन 16 है तो शहर बी की पॉपुलेशन 9 ज्यादा है 25। ये हुआ। क्लियर है? अब शहर ए की पॉपुलेशन हर साल X% बढ़ती है। देखिए, अगर आप किसी संख्या को X% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आता है? 1+X%। 1 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, 2 साल बाद कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। 3 साल बाद कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। ठीक। शहर बी की पॉपुलेशन हर साल X% डिक्रीज होती है, यानी कि हर साल X% डिक्रीज हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - X%। 2 साल बाद कितनी होगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। और दिस शुड भी क्या होना चाहिए? इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आ गई है? लेंगे? अच्छा, लैपटॉप लाओ नीचे से फिर। अंडर रूट लेंगे मेरे दोस्तों दोनों तरफ से। 16 का अंडर रूट 4 और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1+X%। ये प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। 25 का अंडर रूट 5 ब्रैकेट में 1 - X%। जरा इसको सिंप्लीफाई करो। 5 - 4 1 और ये 4x और 5x 9x%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से x परसेंटेज की जो वैल्यू आएगी वो 1/9 आएगी मेरे दोस्तों, 1/9। यानी कि x परसेंटेज 1/9 आ गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 11.11। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। भाई 1/9 का क्या मतलब होता है? 1/9 का मतलब होता है अप्रोक्स 11.11%। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 11.11। बहुत अच्छा सवाल है। बस आपको ध्यान रखना, किसी संख्या को अगर आप X% बढ़ाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1+X% आएगा। अगर X% घटाते तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - X% आएगा। 2 बार बढ़ा रहे हैं तो पावर 2, 3 बार बढ़ा रहे हैं पावर 3, 4 बार बढ़ा रहे हैं पावर 4। बड़ी बेसिक सी बातें हैं मेरे दोस्तों। जी, ये बताइएगा। सवाल नंबर 26। अच्छा क्रिश, एक शॉपकीपर के पास कुछ एप्पल्स है जिसमें से 10% सड़ गए। ही सेल्स 85% ऑफ रिमेनिंग गुड एप्पल्स। उसने बचे हुए गुड एप्पल्स का 85% बेच दिया। अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच जाते हैं। तो पूछा है बताओ प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो आसान है भाई, ये तो सक्सेसिव हो गया। एक आदमी के पास कुछ सेब थे जिसमें से 10% यानी कि 1/10 सड़ गए। यानी कि मेरे दोस्तों 10 थे तो एक सड़ गया, बचा कितना? 9। फिर बचे हुए का क्या लग रहा है मेरे दोस्तों? रिमेनिंग शब्द लग रहा है, रिमेनिंग है ना। ही सेल्स 85% ऑफ रिमेनिंग। बचे हुए में से 85% बेच दिए। 85% मतलब 17/20। बचे हुए में से 17/20 उसने बेच दिए, तो बचे कितने मेरे दोस्तों? 3/20। क्लियर है? यही हो गया। मतलब अगर ओरिजिनली 200 एप्पल थे तो अब कितने रह गए? 27। अगर 200 एप्पल थे तो बचे कितने? 27। सवाल के अकॉर्डिंग उसके पास एप्पल बचे कितने? 405। तो 27 किलो 405 है, कितने गुना है? 27 से कम 27, 15 गुना। तो 200 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 3000। यानी कि ओरिजिनली उसके पास 3000 जो है वो सेब थे। ये बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव का क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चे, जहां आपको
रिमेनिंग शब्द आता है, यानी कि एक संख्या को लगातार चेंज करते जा रहे हैं। हाँ जी, ये बताओ अगला सवाल 27 नंबर। अरे आप सभी लोगों ने, मैंने जितने मॉक टेस्ट अपलोड करवा दिए थे वो सॉल्व कर लिए कि नहीं? क्या आप कंप्यूटर एबिलिटी पढ़ रहे हो? क्या आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या आप अंग्रेजी में वोकेबलरी याद कर रहे हो? क्या आप अपनी तरफ से भी एफर्ट मार रहे हो कि नहीं? केवल मेरे भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है किसी को भी, या किसी भी टीचर के। जब तक आपका अपना खुद का योगदान नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। सोम कह रहे हैं सर मेरी जीएफ बहुत परेशान कर रही है और क्या करूं, उसका मीन्स क्लियर करना है। शुभम भाड़ में गई तुम्हारी जीएफ, अपने पे ध्यान दो चुपचाप। मेहनत करिए। जी बताओ। देखो, इन मई जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ व्हीट एज ही बॉट इन अप्रैल। मई के महीने में जॉन ने सेम अमाउंट चावल खरीदा है, सेम अमाउंट गेहूं खरीदा है, बट spent 150 more due to price increase of rice and wheat by 20% and 12% रेस्पेक्टिवली। लेकिन मई के महीने में 150 रुपए ज्यादा खर्च हुए। क्यों? कि चावल का प्राइस 20% बढ़ गया और गेहूं का प्राइस 12% बढ़ गया। अगर जॉन ने 450 रुपए स्पेंड किए हैं मेरे दोस्तों अप्रैल में चावल पर, तो आपसे पूछा है देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन व्हीट इन मई। उसने मई में गेहूं पर कितना खर्च किया था? बहुत अच्छा सवाल सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये हो गया आपका चावल राइस और ये हो गया आपका व्हीट। ये राइस और ये व्हीट। अभी यहां मैं लिख रहा हूं अप्रैल की कहानी, अप्रैल महीने की मेरे दोस्तों, और यहां मैं लिख रहा हूं मई महीने की कहानी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या कोई तकलीफ है? अब मेरे दोस्तों राइस का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। सेम क्वांटिटी खरीदी, जितना अप्रैल में खरीदा उतना ही उसने मई में खरीदा है। और व्हीट का जो प्राइस है वो 12% बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कारण उसने 150 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। जितना पैसा टोटल अप्रैल में खर्च हुआ था, मई में उससे 150 रुपए फालतू खर्च हुआ है। यदि जॉन ने अप्रैल में चावल पर 450 रुपए खर्च किए हैं, अगर जॉन ने अप्रैल में 450 रुपए खर्च किए मेरे दोस्तों चावल पर, 450 रुपीज, ध्यान से सुनिएगा, तो सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे पूछा उसने मई में गेहूं पर कितना पैसा खर्च किया है। मई में गेहूं पर देखिए 450 है, अप्रैल में चावल पे कितना खर्चा है? 450। बढ़ा कितना है? 450 का 20%, 90 रुपए इंक्रीज हुआ। आप बोलोगे जी सर, जबकि टोटल खर्चा कितना बढ़ा है? 150 रुपए अधिक। 90 रुपए तो चावल पे खर्चा बढ़ा है, तो भैया गेहूं पे कितना खर्चा बढ़ा होगा? 60 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई 90 प्लस 60 150 हो गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। पूछा है बताओ गेहूं पे खर्च मई के महीने में कितना हुआ? देखिए हर चीज अपने आप पे 100% होती है। अगर अप्रैल में गेहूं पे 100% खर्च है, 12% बढ़ा है, तो मई में गेहूं पे खर्च है कितना? 112%, 112%। हर चीज 100% होती है। गेहूं पे मई अप्रैल में 100% था, 12% बढ़ गया, 112% हो गया। 112% की वैल्यू पूछिए। 12% के लिए 60 है 5 गुना, 112% के लिए भी 5 गुना आ जाएगी, 560 रुपए। यानी कि मेरे दोस्तों मई के महीने में जो गेहूं पर खर्च है वो 560 रुपीज है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बताओ, है ना आसान सवाल? सवाल बहुत बेसिक है प्रीवियसर का पूछा हुआ, आपको लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। सवाल नंबर 28 ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा इसको आप खुद से ट्राई करके करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। 28 नंबर सवाल मैं आपको कराऊंगा 29वां। 29 नंबर सवाल बच्चों जवाब दीजिएगा। सवाल कैट 2019 के पेपर का पूछो। आपको लगेगा सर इसका सवाल क्यों करा रहे हो, हमको तो एसएससी का पेपर देना है। मैं सारे सवाल नहीं करवाता अलग एग्जाम के, मैं वो ही सवाल करवाता हूं
जो आपके एसएससी में भी आ सकते हैं। आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में सब एक दूसरे से कॉपी करते हैं। एसएससी स्टेट के एग्जाम उठा लेगा, पुलिस के उठा लेगा, सीडीएस के क्वेश्चन उठा लेगा, तभी तो नए सवाल पैदा होते हैं। एग्जामिनर को कोई सपने थोड़ ना आ रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिएगा आप, सारा लैंग्वेज का खेल है, बड़ा प्यारा सवाल है, मजा आएगा आपको करके। जॉन गेट 57 रुपी पर आवर ऑफ रेगुलर वर्क एंड 114 रुपी पर आवर ऑफ ओवर टाइम वर्क। जॉन को, अगर जॉन रेगुलर आवर्स में काम करता 57 रुपए मिलते, लेकिन वो ओवर टाइम करता 114 रुपए पर घंटे मिलते हैं। ही वर्क्स ऑल टुगेदर 172 आवर्स, उसने कुल मिला के 172 घंटे काम किया है। एंड इज इनकम फ्रॉम ओवर टाइम आवर्स इज 15% ऑफ हिज इनकम फ्रॉम रेगुलर आवर। ओवर टाइम घंटे काम करके जो इसकी इनकम है वो रेगुलर आवर की इनकम से 15% है। तो आपसे पूछा उसने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया। आप सुनो मेरे प्यारे भाई, देखिए ये है रेगुलर वर्क, रेगुलर, ये है ओवर टाइम वर्क। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं मेरे दोस्तों, अगर मैं टोटल की बात करूं तो बोल रहा है कि ओवर टाइम काम करके जो उसकी इनकम है वो रेगुलर इनकम का 15% है। 15% मतलब 3/20, यानी कि रेगुलर काम करके अगर उसने 20 रुपए कमाए तो ओवर टाइम काम करके उसने 3 रुपए कमाए हैं। जबकि मैं पर आवर इनकम की बात करूं कि प्रति घंटे कितनी इनकम मिलती है मेरे प्यारे भाई, तो प्रति घंटे जो इनकम मिलती है, रेगुलर में तो 114 रुपए मिलते हैं, ओवर टाइम में 57 रुपए मिलते हैं। तो रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर 2:1, रेगुलर इनकम और ओवर टाइम इनकम जो है पर घंटे में 2:1 मिलते हैं। तो उसने कितने कितने आवर्स काम किया होगा, रेगुलर कितने घंटे काम किया, ओवर टाइम कितने घंटे काम किया, कैसे पता लगेगा? डिवाइड कर दो भाई, टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक मजदूर को 1 घंटे का 25 रुपए मिलता है, 1 घंटे का। उसने दिन में 8 घंटे काम किया, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 200। तो अगर आप टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा। एक मजदूर, सपोज एग्जाम्पल है, तो एक मजदूर एक दिन में 200 रुपए कमाता है और उसे 1 घंटे काम के लिए कितने रुपए मिलते हैं? अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया, सॉरी भाई, मैंने 1:2 होगा ना। रेगुलर के 57 है, ओवर टाइम के 114 है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, टोटल इनकम को पर आवर की इनकम से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा। दो रेशियो को डिवाइड करने का आसान से शॉर्टकट है, 20 दूनी 40, 1 तिया 3, 40:3 आ गया मेरे दोस्तों, 40:3। यानी उसने रेगुलर और ओवर टाइम जो काम किया वो 40:3 के रेशियो में। टोटल उसने कितना काम किया? 172 घंटे। तो 40 और 3 43 हो गया। 43 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 172 आवर्स है। आप बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 4 गुना है, 4 टाइम्स है। तो ओवर टाइम कितने घंटे काम किया? 3 यूनिट की वैल्यू भी 4 गुना होंगे, 12 घंटे। तो ओवर टाइम 12 आवर्स काम किया। ये परफेक्ट एसएससी का क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे सवालों से ही जो अलग एग्जाम में है इंस्पायर होके क्वेश्चन क्रिएट करता है। आपको सारे सवाल नहीं करवाने है भाई। बहुत सारे एमबीए के पेपर्स के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे स्टेट एग्जाम होते हैं, टीचिंग के एग्जाम होते हैं। अब उनमें सारे सवाल आपके एसएससी के करने लायक नहीं है। उसमें कुछ सवाल जरूर ऐसे हैं जो जरूर एसएससी में पूछे जाते हैं कभी ना कभी। रेलेवेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। ये बताओ सवाल नंबर 30। 5/9 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन ए विलेज आर मेल। एक आबादी का 5/9 पुरुष है। 30% मेल्स मैरिड है। तो आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन। अनमैरिड फीमेल कितनी है टोटल पॉपुलेशन में? अनमैरिड जवाब दीजिएगा, करो। ये दो रेशियो को डिवाइड करने का आसान तरीका, दो रेशियो को अगर भाग देना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये है मेरे प्यारे में मेल और फीमेल। 5/9 पार्ट जो है एक विलेज का वो मेल है, यानी कि टोटल अगर 9 लोग हैं, अगर टोटल 9 लोग हैं तो उसमें से 5 मेल हैं और 4 आपकी फीमेल है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो है। बोला 30% मेल मैरिड हैं। तो आपसे पूछा कितनी फीमेल अनमैरिड हैं। देखो दोस्तों, भाई आदमी किससे शादी करेगा? औरतों से। जितने आदमियों की शादी हुई होगी जाहिर सी बात है उतनी ही औरतों की भी शादी हुई होगी। अगर 30% मैरिड है
तो 5 का 30% कितना होता है? 1.5। 1.5 आपके मैरिड हैं आदमी, तो 1.5 ही औरत मैरिड हुई होंगी। 5 का 30% 1.5 आदमियों की शादी हुई है, तो 1.5 ही औरतों की शादी हुई होगी। तो कितनी औरतें अविवाहित रह गई? टोटल तो 4 औरतें हैं। 4 में से 1.5 की शादी हो चुकी है, तो बची अविवाहित 2.5। 2.5 औरतों की शादी नहीं हुई है मेरे दोस्तों। कितने पर मेरे दोस्तों? यहां पर कुल जनसंख्या में, कुल जनसंख्या है 9, 2.5 औरतों की शादी नहीं हुई, टोटल जनसंख्या 9 है, इंटू 100%, ये आ गया मेरे दोस्तों। तो 250/9 इस सवाल का आंसर है, जो कि कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 27 निम्मा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 27 सही 7/9, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए, ये करेगा। सवाल नंबर 31 प्री 2019 के पेपर में ही आया था ये सवाल। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये सवाल मेंस 2020 के पेपर में भी आया है, ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में भी आया है। लेकिन उन तीनों ही सवाल में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, जवाब दो क्या उत्तर है। ABC donates 8, 7 and 9% of their salary respectively to a charitable trust। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। ए, बी और सी, तीन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, 3 बंदे हैं, वो डोनेट करते हैं। ए, बी और सी अपनी इनकम का 8%, 7% और 9% चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं, है ना। ए, बी, सी अपनी सैलरी का 8, 7, 9% डोनेट करते हैं। सैलरी ऑफ ए एंड बी आर सेम। ए और बी की जो सैलरी है सेम है, यानी कि जो सैलरी ए की है वही सैलरी बी की है। एंड डिफरेंस बिटवीन डोनेशन इज 259 रुपए। ए और बी की सैलरी का जो डिफरेंस है, ए और बी की सैलरी डोनेशन का जो डिफरेंस है वो 259 रुपए का है। ठीक है, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 1185 रुपए ज्यादा है सी के डोनेशन से। ठीक है, ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के डोनेशन से 1185 रुपीज ज्यादा है। तो आपसे पूछा एबीसी का जो टोटल डोनेशन है वो एबीसी की टोटल सैलरी का कितना परसेंट है। अब सुनो, पहली मेरी बात ध्यान से सुनेगा, पहले तो इनकी सैलरी पता लगाओ, सैलरी है कितनी। भाई ए और बी दोनों की सैलरी बराबर है, ये बोला गया है सवाल में, अगर आपने देखा हो, यानी कि अगर ए की सैलरी 100% है तो बी की भी 100% है। तो इनमें डिफरेंस कितना है? 8 और 7, 1% का डिफरेंस है ए और बी के डोनेशन में। जबकि मेरे दोस्तों रुपए में कितना डिफरेंस है? 259। तो 1% का मतलब 259 है, 100% कितना आएगा? 25,900। आप बोलोगे जी सर तो ए की सैलरी भी 25,900 है, बी की सैलरी भी 25,900 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ गया आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं। 1% की वैल्यू है, 100% निकाल लेंगे। अब ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी से 1185 रुपए ज्यादा है। ए और बी का टोटल डोनेशन है कितना? तो ए और बी का टोटल डोनेशन है मेरे प्यारे भी, ये 25,900 का 8%, ये 25,900 का 7%। तो 25,900 का मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 15%। 8 और 7, 15% ए और बी का टोटल डोनेशन हो गया। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब आएगा सर 3,000 और 750, 3,750 हो गया। और मेरे दोस्तों 15 निम्मा 135 है, 135, यानी कि 3885। ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो 3885 रुपीज है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, समझ गया। अब ए और बी का जो टोटल डोनेशन है वो सी के डोनेशन से 1185 रुपए ज्यादा है। तो सी का डोनेशन कितना होगा बच्चों? सी का डोनेशन इससे 1185 रुपए कम होना चाहिए। 3885 में से 1185 माइनस करो, 1185 घटाओ, तो कितना आएगा? सी का डोनेशन 2700 रुपीज आएगा। 2700 रुपए आ गया। 2700 से 1185 ज्यादा करेंगे तभी तो 3885 आएगा, यानी कि सी का डोनेशन है 2700 रुपए। और सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है। अगर सी अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है, डोनेट कर रहा है 2700 रुपए, कितना है? 300 गुना, 1% के लिए 300 है। 100% कितना? 30,000, यानी कि सी की सैलरी है बच्चों 30,000 रुपए। यह सवाल आया था मींस के पेपर में, केवल यहां तक। डिट्टो इतना सवाल, डाटा भी नहीं चेंज हुआ था। सेम थोड़ा सा डाटा बदल के सीएचएसएल के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है कि सी की सैलरी बताओ 30,000 रुपए।
हालांकि प्री के पेपर में इससे एक लेवल आगे पूछा गया था, सैलरी सबकी पता चल गई? नहीं बेटा, क्लियर है? बोला है इन एबीसी का जो कुल डोनेशन है वो एबीसी की सैलरी का कितना परसेंट है। तो एबीसी का टोटल डोनेशन है कितना? 2700 और 3885 आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 6885 से 300 कम करेंगे 6585 रुपीज ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तीनों का टोटल डोनेशन है एबीसी का। ये इनकी सैलरी का कितना परसेंट है? टोटल सैलरी है कितनी? 25 25 50 और 30 80,000 और ये 1800 81,800 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81,800 का मेरे दोस्तों कितना परसेंट है? 6585। सॉरी, ए और सी का पूछा है मेरे दोस्तों, ए और सी का टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड सी। सॉरी बच्चों, ये नहीं लेना आपको ना, ए और सी का टोटल डोनेशन लेना है। तो भाई ए का डोनेशन कितना है बच्चों? ए का जो डोनेशन है वो तो 25,900 का 8% है। कितना आएगा? 25,900 का 8% होता है 2072। ए का डोनेशन 2072 है मेरे प्यारे बच्चे। अबे और ठीक है भाई, सी का डोनेशन है 2700। तो ये टोटल डोनेशन जो आएगा वो 4772 आएगा, 4772 रुपीज, 4772 आएगा। ए और सी का टोटल डोनेशन 4772 है। टोटल सैलरी एबीसी का बताओ परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। अब देखो सारे ऑप्शन ना ऑप्शन से करेंगे अप्रोक्स 6% के नजदीक है। 6 देखो, अगर 81,800 का 6% भी निकाला जाए तो 4800 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आंसर 6% से, ये तो 4700 ही है, 6% से कम आंसर आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन है बी, यही करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त। ऐसे करना है। बहुत ही अच्छा सवाल था प्री के पेपर का, सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 32। करो बच्चों। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2021 प्री सीजीएल। नहीं, आतिल एकदम करेक्ट है। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये इट वाज नोटेड दैट, ये नोट किया गया कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है 25% बढ़ गया, जबकि लेबर कॉस्ट गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये हमने नोटिस किया है कि रॉ मटेरियल का प्राइस 25% बढ़ गया है, जबकि लेबर कॉस्ट जो है मेरे प्यारे भाई वो पहले रॉ मटेरियल का 30% थी, अब रॉ मटेरियल का 38% हो गई। व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस? तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए टू कीप द कॉस्ट द सेम एज द बिफोर द इंक्रीज, जिससे कि मेरे दोस्तों आपकी कॉस्ट उतनी रहे जितना पहले थी, है ना, लागत की वृद्धि से पहले की लागत के बराबर रखा जा सके। तो मेरे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे दोस्तों, तो आपका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का
वो 25% बढ़ गया। 25% मतलब अगर पहले 4 रुपए का खर्च आ रहा था तो 5 रुपए का खर्च आ रहा है रॉ मटेरियल के कॉस्ट में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्योंकि आपको परसेंटेज भी निकालना है तो दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं। अगर पहले 400 रुपए का खर्च आ रहा था रॉ मटेरियल में तो 500 रुपए का खर्च आ रहा है, 25% बढ़ गया। लेबर कॉस्ट की मैं बात करता हूं, पहले लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल का 30% थी, 400 का 30% 120। अब आपकी लेबर कॉस्ट रॉ मटेरियल का 38% होगी। 500 का 38% कितना होता है? 500 का 38% होता है मेरे दोस्तों 190। 500 का 38% आ जाएगा मेरे दोस्तों 190। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो सवाल में क्या पूछा है? सवाल में आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस। रॉ मटेरियल के कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए जिससे कि कॉस्ट उतनी रहे जितनी पहले थी मेरे प्यारे भाई। देखिए लेबर कॉस्ट तो डिपेंड कर रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल को कम करेंगे लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पहले आपका टोटल खर्चा ये था, अब आपका टोटल खर्चा ये है मेरे दोस्तों। कितना है अब आपका टोटल खर्चा? 690। 500 प्लस 190 690। तो 690 को वापस यहीं पे ले जाना तो कितना कम करना होगा बताओ बच्चों? भाई 100 रुपए तो आप ये कम करोगे और 70 रुपए मेरे प्यारे भाई आप ये कम करोगे, तो यानी कि 170 रुपए आपको कम करना होगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। और परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है भाई, पहले खर्चा था आपका 520, अब हो गया 690, तो कितना कम करना होगा? 170 रुपए कम करना होगा आउट ऑफ 690। देखिए यहां पे 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये 1700/69 जाएगा। तो अप्रोक्स आप मुझे करके जवाब दीजिएगा क्या आएगा भाई? 30% तो ये है नहीं अभी, ना ही ये 20% है। अब दो ऑप्शन बचे, या 25% से ज्यादा है या 25% से कम है। अब अगर मैं 69, अगर मैं 690 का 25% भी देखूं तो 680 का 25% ही 70 होता है। ये तो फिर भी 690 है मेरे प्यारे भाई, यानी कि आंसर जो आएगा नीचे संग 25% से कम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अप्रोक्स 24.6% शुड बी द करेक्ट उत्तर। बहुत ही बेसिक सी बात थी, अगर आप तरीके से करोगे तो सवाल आसान है। जी भाइयों ये बताओ इस सवाल का क्या आंसर है? 33 नंबर करो। सवाल है एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या X% बढ़ जाती है और वर्किंग आवर्स भी X% बढ़ जाते हैं, इससे कंपनी का प्रोडक्शन 74.24% इंक्रीज हो गया। तो आपसे पूछा है इनिशियली कंपनी में कितने इंप्लॉय थे? यदि टोटल 240 नए इंप्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। देखिए किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, ध्यान सुनेगा। कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसमें कितने इंटू उनका वर्किंग आवर्स क्या, वो कितने घंटे काम करते हैं, यही प्रोडक्शन होता है। आप बोलोगे जी सर भाई प्रोडक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ाओगे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा घंटे तक काम करवाओगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ये सिंपल सी बात है। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी X% बढ़ गए, वर्किंग आवर भी आपने X% बढ़ा दिया X%, और टोटल प्रोडक्शन कंपनी का कुल उत्पादन 74.24% बढ़ गया। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव, एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही 74.24 है, एक्स और एक्स का सक्सेसिव ही 74.24% है। आप बेसिक से करोगे एक्स और एक्स का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स और एक्स का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस एक्स गुणा एक्स बटे 100, यही आएगा मेरे दोस्तों बराबर 74.24। यहां से एक्स का मान निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 3 दिन लगेंगे आपको। दूसरा मेरे प्यारे भाई कि आप यहां पे एक्स का मान हिट एंड ट्रायल अंदाजे से लगाओ, 74.24% आना चाहिए मेरे दोस्तों एक्स और एक्स का सक्सेसिव करके। तो एक्स का मान होगा क्या बताओ भाई? अगर मैं एक्स का जैसे एक अंदाजा मारता हूं 30 लेते, 30 और 30 का सक्सेसिव मुझे याद है 69 है, 30 और 30 का सक्सेसिव 69 है, ये तो 74 है, तो 30 से ज्यादा होगा। 31 में एक आएगा एंड में 32, 32 पे कर रहा है देखो सेटिस्फाई, 32 का सक्सेसिव करो, 32 का 32 प्लस 32 64 प्लस 32 गुणा 32 1024/100 10.24, ये आ गया।
कि मुझे एंड में 4 चाहिए था, इवन नंबर ही होगा 74.24%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32%। हिट एंड ट्रायल, अंदाजे से गैस कर सकते हो आप, गैस करने की ताकत नहीं रखते तो बादाम वगैरह खाना शुरू करें। यानी कि नंबर ऑफ इंप्लॉय बच्चों 32% बढ़ गए। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8/25 आपके नंबर ऑफ इंप्लॉय बढ़ गए। यानी कि पहले इंप्लॉय अगर 25 थे मेरे प्यार भी कंपनी में तो 8 बढ़ गए। सवाल के अकॉर्डिंग कंपनी में कितने नए कर्मचारी आए, 240। 8 की वैल्यू 240 है, 30 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 750। यानी कि कंपनी में पहले 750 कर्मचारी थे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। दीपेंद्र दोनों तरीके बता दिए, बेसिक से भी और हिट एंड ट्रायल से भी। आपको पसंद आए तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। बेस्ट मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। सवाल नंबर 34 बेकार नहीं, करो। इससे इजी तरीका कोई है नहीं दीपेंद्र। सवाल नंबर 34 करिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है आप लोगों के लिए, गोरा सवाल है। एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ती है। एट द एंड ऑफ ईयर मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो 2:3 हो जाता है। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ती है, लेकिन फीमेल पॉपुलेशन 16 सही 2/3% इंक्रीज होती है। अब जो टोटल पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का डबल हो चुकी है। जो टोटल पॉपुलेशन है वो इनिशियल का कितनी हो चुकी है मेरे दोस्त, डबल हो चुकी है। तो आपसे पूछा फाइंड हाउ मच इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी थी, आपके पूछा गया, जवाब दो मेरे दोस्तों। तो एक शहर की पॉपुलेशन 25% बढ़ी है, 25%। मतलब शुरुआत में जितनी पॉपुलेशन थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में 25% बढ़ गई, 25%। और अब मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 होगा। मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 हो गया। मेल पॉपुलेशन तो बढ़ी है मेरे दोस्तों 15,000, सेकेंड ईयर में मेल पॉपुलेशन 15,000 बढ़ी। फीमेल पॉपुलेशन 16 सही 2/3% बढ़ गई, 16 सही 2/3%। अब देखो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/6, बटे 6 आ रहा है। अगर फीमेल पॉपुलेशन 6 का मल्टीपल हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाए बच्चों। तो 6 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि मेल पॉपुलेशन अगर 4 है तो फीमेल पॉपुलेशन 6 है। यही तो कहने का मतलब है। 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, 6 को 1 बढ़ाओगे तो फीमेल पॉपुलेशन होगी 7। बोला यह है कि अब जो पॉपुलेशन है वो डबल हो चुकी है। जो पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन का दुगना है। भाई इनिशियल पॉपुलेशन थी कितनी, फर्स्ट ईयर में तो 25% बढ़ी है ना। 25% का मतलब होता है 1/4 बढ़ना, 4 से 5 हो जाना। पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 4 और 6 10। पॉपुलेशन का होता है मेल प्लस फीमेल 10, 25% बढ़ने के बाद 4 + 6 10 है पॉपुलेशन। 5 किलो 10 है तो 4 किलो 8 नहीं होगी। यानी कि शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी बच्चे, 8 थी। शुरुआत में पॉपुलेशन थी 8। 8 को 25% बढ़ाओगे तभी तो 10 होगी, 4 6 10। फीमेल पॉपुलेशन को 16 सही 2/3% बढ़ाया 7। यानी कि इनिशियल जो पॉपुलेशन थी शुरुआत में वो 8 थी, 8, और 8 से बढ़ के 10 हुई। पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है, 2 यूनिट पॉपुलेशन बढ़ी है, 2 यूनिट। क्लियर है। पॉपुलेशन बाद में डबल होगी, डबल। शुरुआत में 8 थी तो 8 से डबल होके हो गई 16। कितने होगी बच्चे, 16 होगी, 16। 16 पॉपुलेशन हो चुकी जिसमें 7 फीमेल है। तो मेल कितने होंगे, 9। 9 और 7 16 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेल हो गए 9। मेल 4 थे, 4 से बढ़ के 9 हो गए। मेल बढ़े कितने हैं, 5 आदमी बढ़े। 5 की वैल्यू 15,000 है, 3,000 गुना। आपसे पूछा पहले वर्ष में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू भी 3,000 गुना करोगे 6,000। तो 6,000 फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन बढ़ी है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।
बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं है, केवल इसमें लॉजिक है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 35 नंबर। जी करिए मेरे दोस्तों, कौन करेगा इस प्रश्न को? कोरोना काल में हरियाणा के किसी पेपर में सवाल आया था, बनाइए। सर 8 कैसे आया? अरे यार कैसे आदमी हो तुम? अरे, कोई संख्या 25% बढ़ाने पर 10 हो रही है तो पहले कितनी होगी? 8। 8 को 25% बढ़ाओगे तभी तो 10 आएगा। 4 6 10। हद बेवकूफ आदमी हो। कोरोना के कारण सरकार ने कहा कि कुछ कर्मचारी घर पर रहें, इसलिए एक संगठन में कल 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। लेकिन आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। लेकिन आज महिला और पुरुष कर्मचारी बराबर हैं, है ना? आज जो है महिला और फीमेल जितने प्रेजेंट है वो इक्वल हैं। यदि संगठन में कल उपस्थित कर्मचारी 3528 थे, कल यदि 3528 लोग आए थे, तो आपसे पूछा बताओ कि कितने टोटल एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टोटल कर्मचारी कितने हैं? बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज का खेल है। कोरोना फैला, सरकार ने कहा घर पे रुको, तो कल 13% मेल और 20% फीमेल एब्सेंट थे। लेकिन आज 8% फीमेल और 31% मेल एम्प्लॉय एब्सेंट है। लेकिन आज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इक्वल प्रेजेंट टुडे। मेल और फीमेल इक्वली प्रेजेंट है, तो यहां से मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा। भाई सपोज एम मेल है और एफ फीमेल है, अगर 8% फीमेल एब्सेंट है, 8% एब्सेंट है, तो प्रेजेंट फीमेल कितने? 92%। फीमेल का 92% प्रेजेंट है, 31% मेल एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने? 100 में से 31 माइनस करिए, 69% मेल आपके प्रेजेंट है। दिस शुड बी इक्वल, जितने मेल हैं उतने फीमेल हैं, इक्वली प्रेजेंट हैं, तो यहां से मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर जी ये आ गया दोस्तों यहां से 23 चौका 92, 23 दिया 69, 4:3। ये मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया। पूछा है कुल इंप्लॉय कितने, तो कुल इंप्लॉय है 4 3 7। 7 का मल्टीपल आएगा, सारे ही ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं। अब देखिए कैलकुलेशन को अगर आसान करना है तो यहां पे 2 2 जीरो बढ़ा लीजिए मेरे दोस्तों, आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। मैंने 2 2 जीरो बढ़ा लिया क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालना है, 2 जीरो बढ़ा लो। सवाल में दे रखा है इफ टोटल 3528 एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन यस्टरडे, अगर कल टोटल, यदि टोटल 3528 एम्प्लॉय उपस्थित थे कल यस्टरडे में, तो आप बताओ कितने एम्प्लॉय हैं? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यस्टरडे की बात करूं तो 13% मेल एब्सेंट है, 20% फीमेल एब्सेंट है। 400 का 13% होता है 52, 52 तो मेल एब्सेंट है और 20% फीमेल, कितना? 20। 300 का 20% होता है 60, 60 फीमेल एब्सेंट हैं। तो टोटल एब्सेंट लोग हैं ये मेरे दोस्तों। तो प्रेजेंट कितने हैं? जवाब दो, प्रेजेंट लोग कितने? 400 में से 52 माइनस करेंगे 348 आएगा, 300 में से 60 माइनस करेंगे 240 आएगा, तो ये आएगा मेरे दोस्तों 588। 588 लोग आपके टोटल प्रेजेंट थे कल, 588। जबकि प्रेजेंट लोग थे कितने? 3528। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। जवाब दो कितने गुना है? तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि ये आपका 6 गुना है, 6 टाइम्स है। 6 गुना दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। अगर 6 गुना है तो टोटल इंप्लॉय भी कितने होंगे? 400 मेल और 300 फीमेल, 700 टोटल इंप्लॉय है। तो 700 का भी 6 गुना आप करोगे 4200। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बेसिक और एक आसान सा सवाल बच्चों था ये। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 36 नंबर, जवाब दे दो मुझको। एक आदमी हर महीने अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह एक साल में कार खरीद सके।
पूछा है कि उसे अपनी सेविंग्स को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए ताकि वह 9 महीने में ही कार खरीद सके। जवाब दो। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने मेरे दोस्त, मतलब वो इस तरीके से सेविंग कर रहा है कि 12 महीने में 1 साल में कार खरीद लेगा। अब उसे अपनी सेविंग को कितना बढ़ाना चाहिए मेरे प्यार भी, जिससे कि वो कार को 9 महीने में ही खरीद ले। तो मेरे दोस्तों 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। तो मैंने जो कार का प्राइस है बच्चों कितना मान लिया? 36 मान लिया, 36। क्यों माना अभी समझ में आएगा। अगर कार 36 रुपए की है, 12 महीने में खरीदनी है मेरे प्यारे भाई, तो कितने की बचत करनी चाहिए? हर महीने 3-3 रुपए की। लेकिन अगर कार 9 महीने में खरीदनी है तो बचत कितनी करनी पड़ेगी? हर महीने 4-4 रुपए की, तभी तो 9 चौक 36 आएगा। तो बचत 3 रुपए की बजाय 4 रुपए करनी होगी। तो बचत को कितना बढ़ाना होगा? 1/3। 1/3 का मतलब 33.33% आपको सेविंग्स को इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट भाई ये बताइएगा सवाल नंबर 37। चावल का जो प्राइस है 18% बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो 22% डिक्रीज हो गई है। तो आपसे पूछा अमाउंट स्पेंट में कितना फर्क आएगा? जवाब दीजिएगा। दिलेंद्र बिल्कुल मिलेंगे। एलसीएम राजेंद्र इजी हो जाता है बेटा। आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही सक्सेसिव है। प्राइस को आपने 18% बढ़ाया है, प्राइस को 18%। चावल की क्वांटिटी को 22, जो चावल आप परचेस करो 22% घट गई है। तो एक्सपेंडिचर खर्चे में कितना चेंज आएगा? तो 18 और -22 का सक्सेसिव आएगा बच्चों। और वो पॉजिटिव तो नहीं आने वाला, निगेटिव ही आएगा। 18 -22 -18 गुणा 22। 18 गुणा 22 कितना होता है बच्चों? 360 और 36, 396/100, 3.96%। यानी कितना आ गया मेरे प्यारे? -4 और -3 पॉइंट। माइनस साइन केवल डिक्रीज के बारे में बताता है। तो 7.96% डिक्रीज हो जाएगा। देखो बहुत बेसिक सवाल है कि नहीं ये। आगे चलते अगला क्वेश्चन। ये आप कर लोगे, आसान सवाल है, इसको करवाने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है जी। ये बताएंगे 39 नंबर सवाल करो, जल्दी से बनाइए।
आया? सी ऑप्शन, ये भी कर लिया क्या आप लोगों ने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप कर ले रहे हो। एक आदमी के पास कुछ पैसे हैं, विद हिम गोज टू मार्केट, जिनसे वो मार्केट जाता है, ही कैन बाई ओनली 50 ऑरेंजेस एंड 40 मैंगोज विद इट। वो इनसे या तो 50 ऑरेंज खरीद सकता है अभी मेरे दोस्तों, या फिर वो इससे 40 मैंगो खरीद सकता है। मतलब उसके पास 50 संतरे या 40 आम खरीदने का पैसा है। ही रिटेन 10% ऑफ द अमाउंट फॉर टैक्सी, 10% उसने टैक्सी के किराए के लिए रखा, उससे 24 आम खरीद लिए। रिमेनिंग अमाउंट से उसने संतरे खरीदे। बताओ कितने संतरे आए होंगे? तो 50 ऑरेंज और 40 मैंगो एक ही दाम से आ रहे हैं, तो 50 और 40 कैल्शियम मेरे दोस्तों मैंने मान लिया 200 रुपए, कि उसके पास माना 200 रुपए हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एक संतरा है कितने का मेरे दोस्तों? तो एक संतरा है, एक ऑरेंज है 4 रुपए का, 50 चौका 200। एक मैंगो कितने का है? तो आप कहोगे सर 5 रुपए का। 200 रुपए उसके पास है, उसने 10% तो किराए के लिए रख लिए। तो 200 का 10% 20 रुपए किराए के लिए रख लिए, बचा 180। बचा 180। अब उसने 24 आम खरीद लिए। एक आम 5 रुपए का है, 24 आम कितने के आएंगे? 120 के। तो यानी कि अल्टीमेटली उसके पास 60 रुपए बचे। 200 में से 140 घटाएंगे, 60 रुपए बचे। अब इन 60 रुपए से वो खरीदता है मेरे दोस्तों संतरे। अब एक संतरा जो वो 4 रुपए का है, 60 रुपए में कितने संतरे आएंगे मेरे दोस्तों? 60/4, 15 संतरे आएंगे। ये वाला इस सवाल का एकदम सही उत्तर है 7। क्लियर है? कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर एक पैसे की तकलीफ नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 40। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। नौकरी कंफर्म। अरे आप लोगों को पढ़ के मजा तो आ रहा है, कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? हवाबाजी सवाल नहीं है इसमें, मैं आपको प्रीवियसर भी करवा रहा हूं और बाकी अदर एग्जाम के जो रेलेवेंट क्वेश्चन एसएससी के हिसाब से पूछे गए हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। एक मैटरनिटी सेंटर में 5% ऑफ ऑल द चाइल्ड बर्थ केसेस रिजल्ट इन ट्विंस। एक मैटरनिटी सेंटर है, वहां पे 5% जो चाइल्ड बर्थ के केसेस है उसमें जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। मतलब 100 लेडीज अगर आई हैं, यहाँ पे 100 लेडीज अगर आई हैं डिलीवरी के लिए, तो उनमें से 5% लेडीज के ट्विंस जुड़वा पैदा होंगे। व्हाट द अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ ट्विंस आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन बोर्न? तो जितने टोटल बच्चे पैदा हुए हैं उनमें ट्विंस कितने हैं, जुड़वा बच्चे कितने हैं, बताओ। परसेंटेज की कितनी क्लासेस होंगी? देखिए परसेंटेज रेशियो की टोटल मिला के 6 क्लास होंगी। इतना तो जरूरी है ना भाई। मैं वैसा मास्टर नहीं हूं जो 40-50 सवालों में ही चैप्टर के चैप्टर निपटा दो, 30-30, 25-25 सवाल में। टाइप कवर होने चाहिए मेंस के हिसाब से। प्री के जो इजी टाइप है उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेंस के टाइप तो कवर होने चाहिए ना, एटलीस्ट फिक्स टाइप। तो मिसलेनियस का तो कोई अंत ही नहीं है भाई। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 5 का सक्सिव, यार तुम पहले तो अपने मन से सक्सिव का वो निकाल दो ख्याल। पहले तो आप मतलब समझो कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब क्या होता है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, कहां लगते हैं, क्यों लगते हैं, किस लिए लगते हैं। उसके बाद मुंह से कुछ बोला करो, कुछ भी बोल देते हैं आप। जैसे मेरे दोस्तों 100 लेडीज मेरे प्यारे भाई आई डिलीवरी के लिए, तो उसमें से 5% केसेस में ट्विंस पैदा होंगे। यानी कि 95 मेरे दोस्तों, जैसे 100 लेडीज आई, 95 तो नॉर्मल बच्चे पैदा हुए सिंगल सिंगल। बाकी के जो 5 हैं उनमें एक के साथ एक फ्री आया है, डबल पैदा हुए। यानी कि वो 5 बच्चे नहीं पैदा हुए, 10 बच्चे पैदा हुए। यानी कि मेरे दोस्तों ये ट्विंस हैं। तो ट्विंस टोटल कितने हुए हैं? 10 बच्चे पैदा हुए। अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चे हुए कितने हैं? 95 और 10, 105 बच्चे टोटल पैदा हुए, 105। टोटल कितने बच्चे पैदा हुए? 105। उसमें से ट्विंस कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 10 आपके ट्विंस है। लॉजिक लैंग्वेज के साथ आपको खेलना है। साल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई भाषा लंबी नहीं है, केवल लॉजिक है, पूरा लॉजिक। 5 से जाएगा 2/21। 2/21 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1/21 कितना होता है? अप्रोक्स 4.76।
तो 2/21 यानी कि अप्रॉक्स 9.5% इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 41 करो बच्चों। $800 किलोग्राम ore contains certain amount of iron after first blast furnace process. 300 kilogram of slag containing 13.6% of iron was removed. The percentage of iron in the remaining ore was found to be 28% more than percentage of iron in the original ore. How many kilogram of iron was there in the original 800 kilogram of ore? 800 किलोग्राम ओर में कितने किलोग्राम लोहा था, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई। करो दोस्तों, कौन करेगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल लग रहा है। देखिए, आपके पास 800 किलोग्राम का अयस्क है जिसमें कुछ लोहा है। हमने ब्लास्ट किया, उसमें 300 किलोग्राम स्लैग हमने निकाल ली, जिसमें लोहे की जो क्वांटिटी थी वो 13.6% थी। रिमेनिंग अयस्क में लोहे का जो प्रतिशत है वो मूल अयस्क में लोहे के प्रतिशत से 28% ज्यादा है रिमेनिंग में। तो आपसे पूछा है ओरिजिनली 800 किलोग्राम अयस्क में कितने किलो लोहा था? 800 किलोग्राम अयस्क में कितने किलो लोहा था? जवाब दो मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे दोस्तों, और मतलब अयस्क है ना, मेटल्स का मिक्सचर एक तरीके, और इनटू परसेंटेज ऑफ आयरन इक्वल टू आयरन। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ता है। ये सवाल कोई कठिन नहीं, बहुत ही बेसिक है, बैंकिंग का फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक और है जिसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज आयरन है। और की टोटल क्वांटिटी को आप आयरन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन की क्वांटिटी आएगी कि नहीं। एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपके पास 1000 किलो और निकली खदान में से और उसमें आयरन 12% है, तो 1000 का 12% कितना होता है? 120 किलोग्राम उसमें कितना होगा? आयरन होगा। ये बहुत बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। नाउ अब मेरे प्यारे भाई, ये बात आपको यहां पे ये समझनी है कि 800 किलोग्राम ओर में कुछ लोहा है। हमने 300 किलोग्राम निकाल दिया। अब उसमें 300 किलोग्राम में कितना लोहा था? 13.6% लोहा था। अब रिमेनिंग अयस्क में जो है मेरे प्यारे भाई, वो लोहे का जो परसेंटेज है वो 28% ज्यादा है। शेष अयस्क में लोहे का जो परसेंटेज है वो मूल अयस्क में लोहे के प्रतिशत से 28% ज्यादा है। तो आपसे पूछा ओरिजिनल 800 किलोग्राम में कितने किलो लोहा था? तो मेरे प्यारे भाई देखो, ये है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम में से 300 किलोग्राम निकाल लोगे तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 500 किलोग्राम। यही तो बचेगा, ठीक भाई, 500 किलोग्राम। एक सेकेंड। हम्म 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 800 किलोग्राम ore contains certain amount of iron after first blast furnace process. 300 kilogram of slag containing 13.6% of iron was removed. ठीक, the percentage of iron in the remaining ore was found to be 28% more than the percentage of iron in the original ore. How many kilogram of iron was there in the original 800 kilogram of ore? ठीक है, देखो हमको क्या निकालना है? हमको आयरन की क्वांटिटी पे फोकस करना है। बहुत अच्छा सवाल है। हमको किस पे फोकस करना है? आयरन की क्वांटिटी पे फोकस करना है। पहले कितना और था? 800 किलोग्राम। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, रेशियो से बताऊंगा। पहले कितना और था मेरे दोस्तों? 800 किलोग्राम। अब 300 किलोग्राम आपने निकाल लिया, बचा कितना मेरे दोस्तों? 500 किलोग्राम। आयरन का जो परसेंटेज है मेरे प्यारे भाई, अब वो ओरिजिनल से 28% ज्यादा है। 28% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 28% की फ्रैक्शनल होती है 7/25। 7/25 मतलब आयरन का परसेंटेज अगर पहले 25 था
तो अब 7 ज्यादा होगा 32। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। देखिए आयरन की क्वांटिटी ओरिजिनल ओर में और बचे हुए ओर में इस रेशियो में है। इसको जब आप सिंपलीफाई करो कितना आएगा, 00 से 00 कट जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। और 5 पच्चे 25 यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 5:4। मतलब आयरन की क्वांटिटी अगर पहले 5 थी तो अब आयरन की क्वांटिटी बची कितनी, 4। तो आयरन की क्वांटिटी घटी कितनी है, 1 यूनिट। जबकि आयरन की क्वांटिटी कितनी घटी है, आपने 300 किलोग्राम और निकाला, 300 किलोग्राम, जिसमें आयरन 13.6% था। तो 300 का 13.6% होता कितना है, 13 और 18 यानी कि 40.8 किलोग्राम आपने आयरन निकाला, 40.8 किलोग्राम। तो यानी कि एक की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 40.8 किलोग्राम है, 40.8 किलोग्राम। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ओरिजिनली और में कितना लोहा था, 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 40.8 का 5 गुना 204 किलोग्राम ओरिजिनल लोहा था। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है जी, एक बार फिर से बताते हैं कि हमको क्या निकालना है, आयरन की क्वांटिटी निकालनी है। आयरन क्या है, ओर इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की क्वांटिटी पे फोकस करना। आपके पास 800 किलोग्राम का एस्क था मेरे प्यारे भाई, आपने उसमें से 300 किलोग्राम निकाल लिया। 300 किलोग्राम में आयरन कितना, 13.6%। तो 800 किलोग्राम आपके पास ओरिजिनल था, 300 किलोग्राम निकाल लिया, बचा 500। जो बचे हुए ओर में जो आयरन का परसेंटेज है वो 28% ज्यादा है। नहीं कि पहले अगर 28% का फ्रैक्शन होता है 7/25, अगर पहले 25 था आयरन का परसेंटेज तो अब 7 ज्यादा है 32, 25:32। ये आयरन के परसेंटेज का मैंने रेशियो ले लिया एक तरीके से। इसको सिंप्लीफाई किया तो आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आएगा, है ना, और इंटू परसेंटेज ऑफ आयरन से मल्टीप्लाई करेंगे, आयरन की क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ओरिजिनल में 5 था आयरन तो अब 4 रहेगा, घटा कितना, 1। जबकि आपने निकाला कितना आयरन है, 300 किलोग्राम आपने और निकाली थी जिसमें आयरन 13.6% था। 300 का 13.6%, 40.8 किलोग्राम आयरन निकला। एक की वैल्यू है 5 किलो आपसे पूछी है। बहुत बेसिक सा सवाल है। देखो आप इनकम टैक्स वाला सवाल करते हो ना, इनकम टैक्स वाला सवाल जो पेपर में आता है ये भी वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इस बात का है कि इनकम टैक्स वाला सवाल आपने 3-4 बार कर रखा और आपने रट लिया है। यहां इनकम टैक्स वाले सवाल की जगह बस और आयरन आ चुका है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लैंग्वेज बदल जाने से बच्चे खेल जाते हैं। ये करेंगे सवाल नंबर 42 बच्चों, जवाब देंगे। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। इन ए कंडक्शनल को एजुकेशनल स्कूल, सॉरी, देर आर 15 मोर गर्ल्स देन बॉयज। एक स्कूल में 15 गर्ल्स ज्यादा हैं बॉयज से। यदि नंबर ऑफ गर्ल्स 10% बढ़ती हैं, नंबर ऑफ बॉयज 16% बढ़ते हैं, तो देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो अब मेरे दोस्तों 9 गर्ल्स ज्यादा होंगी बॉयज से। तो आपसे पूछा व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल दिख रहा है बच्चों, जवाब दो। यह है मेरे दोस्तों बॉयज और ये है गर्ल्स, है ना। बोला एक स्कूल में लड़कों से 15 लड़कियां अधिक हैं, यानी कि गर्ल्स कितनी ज्यादा है, बॉयज से 15 ज्यादा है, 15। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, हुआ ये कि लड़कों की संख्या 16%, लड़कियों की संख्या 10, लड़कों की संख्या 16% बढ़ गई और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ गई, 10%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो लड़कों की अब जो है मेरे दोस्तों गर्ल्स कितनी ज्यादा होगी, बॉयज से 9। अब जो है गर्ल्स बॉयज से 9 ज्यादा हो जाती है, 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछा है मेरे प्यार भी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं स्कूल में, जवाब दें। करो, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखो जब अब आपसे सवाल में ये ना बोला जाए कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, पुराने वाले बताने हैं कि नए बताने हैं, तो आप हमेशा इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओगे। जब भी आपसे कोई चीज पूछी आती है तो आप हमेशा उसकी इनिशियल वैल्यू को बताते हो, जब तक ये ना बोला जाए कि फाइनल वैल्यू क्या है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको बताने वो इनिशियली बताने स्कूल में कितने थे। जी बच्चों जवाब देंगे।
250। सोच समझ के जवाब दो मेरे दोस्तों, भाई सोच समझ के। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, करने के तरीके साल को बहुत सारे हो सकते हैं। स्कूल में बॉयज जो हैं, गर्ल्स जो है वो बॉयज से 15 ज्यादा हैं, ठीक है दोस्त। अगर हम 10-16% बॉयज को बढ़ाएं और 10% गर्ल्स को बढ़ाएं, तो अब गर्ल्स जो है बॉयज से 9 ज्यादा हो जाएंगी, ठीक। तो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, बॉयज को आपने 16% बढ़ाया, गर्ल्स को 10%, तो 10 को आप ऐसे नहीं लिख सकते। 16% -6%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मेरे प्यारे भाई हुआ ये है कि बॉयज भी 16% बढ़ गए और गर्ल्स भी 16% बढ़ गई, तो ओवरऑल भी 16% बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर, हमारे बॉयज भी अगर 16% बढ़ रही है, गर्ल्स भी 16% बढ़ रहे हैं, तो टोटल स्टूडेंट भी 16% बढ़ना चाहिए, टोटल स्टूडेंट भी 16% बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। लेकिन मेरे दोस्तों हुआ क्या है, आपकी जो गर्ल्स हैं वो 6% कम बढ़ी हैं। आपकी जो गर्ल्स है मेरे दोस्तों वो कितनी कम बढ़ी हैं? 6% कम बढ़ी हैं। उसी की वजह से पहले गर्ल्स बॉयज से 15 ज्यादा थी और अब गर्ल्स बॉयज से केवल 9 ज्यादा हैं। यानी कि गर्ल्स की वैल्यूज का, गर्ल्स की संख्या का 6% ही मेरे दोस्तों किसके बराबर है? 6 के बराबर है। अभी गर्ल्स मेरे दोस्तों 6% कम बढ़ी है मेरे प्यारे भाई। इसकी वजह से गर्ल्स क्या थी? पहले बॉयज से 15 ज्यादा थी और अब गर्ल्स केवल बॉयज से 9 ज्यादा हैं। तो गर्ल्स की संख्या का 6% जो है 6 है। तो गर्ल्स हैं कितनी मेरे दोस्तों? यानी कि 100। तो गर्ल्स कितनी है मेरे प्यारे भाई? 100। ठीक है दोस्त। कुछ गड़बड़ है क्या? हम्म, 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 हम्म। पंद्रह लड़कियां दिखें तो लड़कों से 9 लड़कियां अधिक होंगी। एक सेकेंड, गर्ल्स की संख्या का 6%, यहाँ पे 6 है तो गर्ल्स आ जाएंगी आपकी 100। तो बॉयज जो आएंगे वो आपके 85 आएंगे। तो ये 185 कैसे हो रहा है? 15 लड़कियां अधिक है और लड़कों की संख्या को 16% बढ़ाया जाए, लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ाया जाए। देयर वुड बी 9 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो गर्ल्स जो है बॉयज से 9 ज्यादा होंगी। तो दोनों में गैप कितने का आया है भाई? बॉयज तो आपने 16% ही बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल का 16%। और अच्छा इसमें कुछ दिक्कत है, एक सेकेंड होल्ड करेंगे जरा। जैसे साल में ये दे रखा है कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 15 ज्यादा है, तो गर्ल्स माइनस बॉयज कितना है? 15। अब हुआ क्या? हुआ ये कि गर्ल्स की जो संख्या है मेरे दोस्तों वो 10% बढ़ जाती है, तो गर्ल्स हो जाती है 110%, 110%। जबकि बॉयज 16% बढ़ जाते हैं, बॉयज हो जाते हैं 116%, 116%। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 है, 9। तो यहां पे दो आपके सामने क्वेश्चन, आप किसी को भी सेम कर दो, इच्छा आपके। मैं यहां पे सेम कर देता हूं, गर्ल्स को 110% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 110% से 110% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 का 110% कितना होता है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 16.5। 15 का 110% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 16.5। दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो बॉयज की क्वांटिटी का 6% कितना आएगा? बॉयज की क्वांटिटी का जो 6% आएगा वो 7.5 आएगा। यानी कि कितने गुना? 15 गुना है मेरे दोस्तों, 1.5 गुना। तो बॉयज कितने आ गए? 150। अगर बॉयज आपके 150 हैं
तो वैल्यू आप कहीं भी रख लो जहां से आपको पसंद आए। बॉयज आपके अगर 150 हैं तो गर्ल्स कितनी है मेरे प्यारे भाई यहां पर आपकी, गर्ल्स माइनस बॉयज तो आपका वो था ना, वन गर्ल्स माइनस बॉयज तो आपका 15 था, यानी कि गर्ल्स आपकी 15 ज्यादा हो जाएंगी 165। तो इन दोनों का सम बॉयज प्लस गर्ल्स आ जाएगा आपका 275। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ये बेस्ट तरीका इस सवाल को करने का, नहीं 250 या 265 नहीं है, इस सवाल का आंसर 275 है। हम्म, सर सम 315 आ रहा है। एक सेकेंड, बॉयज 150 है और लड़कों से 15 लड़कियां अधिक हैं, तो लड़के 165 है, नहीं 275 नहीं 315 ही आएगा, 315 ही करेक्ट है। सर बॉयज रॉन्ग है। एक सेकेंड, कैसे रॉन्ग है? 150 प्लस 165 315, अच्छा 315 तो ऑप्शन में ही नहीं है। कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं, इसमें से घटाओगे 6% और बॉयज इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 7.5, तो कितने गुना 1.5 गुना, तो बॉयज आपके 150 आगे। ठीक है भाई, ये ऑप्शन गलत है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। साल में दे रखा है एक स्कूल में लड़कों से 15 लड़कियां अधिक हैं, यानी कि गर्ल्स माइनस बॉयज 15 हैं। जी गर्ल्स है, बी बॉयज है, तो गर्ल्स माइनस बॉयज 15 है। हुआ क्या, लड़कों की संख्या को 16% बढ़ाया जाए, लड़कियों की संख्या को 10%। लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएंगी गर्ल्स। बॉयज की संख्या को आप 16% बढ़ाओगे तो बॉयज 116% हो जाएंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, किसी एक को सेम बना लो जो आपको पसंद आए। जैसे यहां गर्ल्स 110 है तो यहां भी गर्ल्स को 110 बना लेते हैं। 110% से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 में जब 110 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 15 का 1.5 16.5 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, जब दोनों का डिफरेंस ले लो तो ये कट ही जाएगा, तो आएगा 6% ऑफ बॉयज बराबर कितना आएगा 7.5, 7.5। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बॉयज कितने आ जाएंगे, बॉयज का 6% 7.5 है, तो ये कितना आएगा 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। 6.5 ही तो, 7.5 ही तो हो रहा है सर। ओ सॉरी सॉरी, 7.5 है, सॉरी सॉरी 7.5 है ये। मैंने समझा 9, 9/6 करेंगे तो आएगा ना 1.5। ये 1.25 हो रहा है बॉयज का 1%, 1.25। बॉयज का 1% मेरे दोस्तों अगर 1.25 है तो बॉयज का 100% कितना आएगा 125, यानी कि बॉयज आपके 125 हैं। बॉयज अगर 125 है तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स तो 15 ज्यादा है, तो गर्ल्स है 140। तो इन दोनों का जो टोटल सम आएगा वो 265 आएगा, 265। ये करेक्ट है। अब के सही हुआ है, पहले कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। हाँ, अगर आपको इस सवाल से करना है, इस तरीके से करना है, तो क्या दिक्कत आ रही है देख लो जरा। बॉयज, गर्ल्स जो बॉयज से 15 ज्यादा है, होता क्या है कि बॉयज की संख्या 16% बढ़ जाती है और गर्ल्स की संख्या आपकी 10% बढ़ जाते हैं। तो 10% को हम लोग लिख सकते हैं 16% माइनस 6%। और अब गर्ल्स जो है बॉयज से 9 ज्यादा हो जाती हैं मेरे दोस्तों, 9 ज्यादा है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे भी गर्ल्स अगर 10% आपकी बढ़ी है मेरे दोस्तों, तो और बॉयज आपके 16, तो 16 को आप लिख सकते हो 10% प्लस 6%। इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज आपके 10% बढ़े, गर्ल्स भी आपकी 10% बढ़ी, तो टोटल भी 10% बढ़ना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल 10% बढ़ना चाहिए। भाई बॉयज भी 10% बढ़ाओ, गर्ल्स भी 10% बढ़ाओ, तो टोटल भी 10% बढ़ना चाहिए। लेकिन बॉयज 6% एक्स्ट्रा बढ़े मेरे प्यार भाई। बॉयज कितने बढ़े, 6% एक्स्ट्रा बढ़े हैं मेरे दोस्त। तो भाई ये जो है 15, गर्ल्स जो है बॉयज से 15 फालतू है 15, तो 15 का 6% कितना आता है मेरे प्यारे भाई, 15 का 6% आएगा आपका 0.9।
सॉरी 6% थोड़ा ना, बॉयज का 6%, बॉयज 6% एक्स्ट्रा बढ़े, तो गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो 15 का 10% आता है मेरे दोस्तों 1.5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये वैल्यू भी 10% बढ़नी चाहिए 1.5, बढ़िए मेरे दोस्तों 9, कितना एक्स्ट्रा है 7.5। तो बॉयज की वैल्यू का 6% 7.5 है, ये गलती हो रही थी, हम इसका 15 का 6% कर दे रहे थे, यहां पे ये गड़बड़ थी। ठीक है दोस्त, तो बॉयज का 6% 7.5 है, तो बॉयज का 1% 1.25 है, बॉयज का 100% मेरे दोस्तों 125 है। तो बॉयज 125 आ गए, गर्ल्स आपके 140 आ गई, टोटल आपका 265 आ गया। ये इस तरीके से है। ठीक, ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। तीसरा, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन से हर एक को ब्रेक करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से ये भी बेस्ट है। क्लियर है? चलो, सवाल नंबर है आपके सामने 43 नंबर सवाल ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा। 43, ये जो सारे मैंने आपको क्वेश्चन कराए सब मिसलेनियस क्वेश्चंस थे, अलग अलग एग्जाम के, ठीक है ना। इसमें डायरेक्ट एसएससी के क्वेश्चन भी हैं, जैसे ये प्री के सवाल है, ये भी प्री का सवाल है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। अब एक सेकंड होल्ड करो, शीट में अपलोड करवा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जी, ये परसेंटेज की दूसरी शीट है, मैंने ये शीट भी अपलोड करवा दी है, पहली शीट भी और दूसरी शीट दोनों अपलोड हो चुकी है, आप अपने नोट्स वाले सेक्शन में चेक करिएगा। इस शीट में टोटल 43 क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज के फिक्स टाइप के सवाल है जो पेपर में बार बार आते हैं, डाटा बदल बदल के, लैंग्वेज बदल बदल के। फिक्स टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, सवाल आपको कंपेरेटिवली आसान लगेंगे। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के इसमें क्वेश्चन है। जैसे सवाल देखेंगे पहला, यदि ए का 91% बी के 39% के बराबर है, बी ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। सवाल में यह बोला है कि ए का 91% बराबर है बी के 39% के, बी ए का x% है, तो मेरे दोस्तों यहां देखिए किससे चला जाएगा, आप बोलोगे जी सर 13 से, 13 सत्ते 91, 13 39, 3 को हम इधर ले आते हैं, तो b बराबर जो आएगा वो 7/3 ऑफ ए आएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि बी ए का x% है, तो x% की वैल्यू ही 7/3 है, x% की वैल्यू ही 7/3 है, तो x का मान कितना होगा मेरे दोस्तों 700/3। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बच्चे कहेंगे सर इतना आसान सवाल क्यों, मानो या मत मानो 2019 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल ये है, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको सारा सवाल कठिन ही दिखाई देगा, सारा सवाल आसान ही होगा, पेपर में हर चीज आएगी। ये देखिएगा जरा, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है 240 का ए परसेंट ऑफ 240 इज सी एंड सी परसेंटेज ऑफ ए इज 117.6, द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी। यहां पे लिख लेते हैं, सवाल में बोला है ए परसेंटेज ऑफ 240, ए परसेंटेज ऑफ 240 बराबर सी एंड सी परसेंटेज ऑफ ए, सी परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू 117.6। तो आपसे पूछा है ए प्लस सी का मान क्या होगा, जवाब दो। ए प्लस सी आपसे पूछा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से डायरेक्टली आप ए और सी का रेशियो निकाल सकते हैं, ए और सी का। अगर मैं ए को उधर ले जाऊं, अगर मैं ए को उधर ले जाऊं,
तो यहां से सी बटा ए कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर सी बटा ए आएगा 240%। और 240% का मतलब क्या है भाई, 20% होता है 1/5, 240% है 20 का 12 गुना 12/5, तो सी से ए का रेशियो यहां पे 12/5 आएगा। एक उधर ले जाएंगे 240% बचेगा, 240% का फ्रैक्शन वैल्यू 12/5। ए प्लस सी कितना आएगा, सी 12 ए 5, 12 प्लस 5 17, 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल है 17 कम 17, यहां से बच जाएगा 6, 17 चौका, ये 17 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। तो यहां से आप कर सकते हैं ए ऑप्शन। मैंने रेशियो ही क्यों निकाला कि रेशियो अगर पता चल जाएगा तो ए प्लस सी तभी निकल पाएगा मेरा, इसलिए मैंने यहां से रेशियो निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी। अगर आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई तो भी इसमें कोई खास तकलीफ नहीं है, आपको रेशियो तो पता ही चल गया है, फिर आपको इन दोनों को डिवाइड करना होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई, अभी परसेंटेज से परसेंटेज आप काट लोगे, ए से ए काट लोगे है भाई, तो 240/c बराबर c अपॉन 117.6। यहां से आप c का मान निकालोगे सॉल्व करके, फिर a का मान आएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर ऐसा सवाल आता है तो हम मल्टीपल को चेक करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल हमने दिमाग में क्यों सोच लिया हो कि यहां पे सारे नंबर 12 13 14 अलग अलग मल्टीपल्स में हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका इन दोनों को डिवाइड करो। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 3 नंबर। जी स्टूडेंट जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। दो पॉजिटिव संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है। ध्यान सुनिएगा, बड़ी संख्या, जैसे बड़ी संख्या आपकी x है मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या का 7.6% बराबर है छोटी संख्या, जैसे छोटी संख्या मैंने y मान ली, y के 12.4% के। तो यहां से बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आप निकाल सकते हैं x/y। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। ये किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 19 बार, ये 4 से चला जाएगा 31 बार, 31 अब देखो y इधर आएगा 19 इधर जाएगा, 31/19। तो ये इंटरचेंज हो जाता है मेरे प्यारे भाई। आपको ना तो ये लाइन लिखने की जरूरत है ना ये लाइन लिखने की जरूरत है। जब भी ऐसा चीज आए कि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो कैसे करना है, 12.4 को आप इधर ले आइए, 7.6 को आप इधर ले आइए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट ये आएगा मेरे दोस्तों। ये सब आपको XY मानने की या कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सवाल आसान है लेकिन ये आपको लिखना बंद करना, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। जब भी आपको इक्वल करना हो ना ऐसे दो चीजों को, तो केवल ये इंटरचेंज हो जाते हैं। 12.6 इधर आएगा, 7.6 इसके साथ चला जाएगा, ये बड़ी छोटी संख्या का सीधा रेशियो आएगा, यानी कि 31/19। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 31 और 19 का डिफरेंस है 12। 12 की वैल्यू आपको दी है 1020 और दोनों संख्याओं का समय 50। 50 की वैल्यू पूछिए तो कितना है, 12 × 96, 12 × 65, 85 गुना, तो ये भी 85 गुना होगा, 4250। बी ऑप्शन उत्तर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर 4, करो। If house tax is paid before the due date, one get reduction of 12% on the amount of bill। अगर हाउस टैक्स को आप ड्यू डेट से पहले जमा करोगे तो आपको 12% की छूट मिलेगी। बाय पेइंग द टैक्स बिफोर द ड्यू डेट से पहले टैक्स पे करके एक आदमी को 2100 रुपए का रिडक्शन मिला, 2100 रुपए का। तो आपसे पूछा कितना अमाउंट हाउस टैक्स पे किया गया था। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, बनाइएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, जैसे हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% का आपका हाउस टैक्स है, अगर आप एक निश्चित डेट से पहले पे करोगे तो आपको 12% की रिबेट मिलेगी, 12% कम पे करना होगा। और आपको कितना कम पे करना होगा, 2100 रुपए। 12% के लिए 2100 रुपए है, यही दे रखा है। पूछा कितना हाउस टैक्स पे किया, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज। अगर आपसे पूछा होता ना कितना हाउस टैक्स आया तो 100% निकालेंगे। पे कितना किया है,
100 में से 12 की तो छूट मिल गई, तो हाउस टैक्स पे कितना किया? 88%। तो आपसे 88% की वैल्यू पूछी थी दोस्तों, यहां पे 11 का मल्टीपल आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन नहीं है। सभी बच्चे देखो, एक आसान सा सवाल ने भी आपको पागल बना दिया कि नहीं बना दिया। इस क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया कि बताओ हाउस टैक्स की राशि क्या, पूछा भुगतान की गई राशि क्या है। हाउस टैक्स कितना पे किया गया? 88% पे किया गया है, 11 का मल्टीपल। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5, बनाओ। If first number is 8:1/3% less than the third number and ratio of second and third number is 15:16, the average of first and third number is how much percent less या more than the second number? बताओ। आपके सामने 3 नंबर हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोला पहली संख्या तीसरी से 8:1/3% कम है। 8:1/3% मतलब 1/12। यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या 11 है, 11। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो 15:16 है। दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 15:16 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की इसमें दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? अब यहां पे 12 और 16 इन तीनों का रेशियो कंबाइन करना। 12 और 16 कैसे होता है? 48। 48 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? 4 से। 11 चौक 44 और 12 चौक 48। अब यहां 48 बनाने के लिए किससे गुणा होगी? 16 में 3 से। 16 तिया 48 और 15 तिया 45। ये रेशियो आएगा 44, 45, 48 तीनों का, पहली, दूसरी, तीसरी संख्याओं का। बोला पहली और तीसरी संख्या का एवरेज 44 और 48 का एवरेज कितना होता है? 46। ये सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है? सेकंड नंबर है 45, सेकंड नंबर 45 से कितना ज्यादा है? 46। तो आप कहोगे सर 1/45 ज्यादा। 1/45 मतलब इंटू 100%, 20/9 है ना। 20/9 का मतलब 2.22% मोर है। बी ऑप्शन एकदम सही है, आसान सी बात है मेरे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 6 जी, ये बनाइए। 2 टंकियां हैं ए और बी, उनमें वॉल्यूम जो है वाटर का रेशियो 6:5 है। 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5। इसमें 6 लीटर पानी तो इसमें 5 लीटर पानी है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीज बाई 30%। वाटर का जो वॉल्यूम है टैंक ए में 30% बढ़ जाता है। तो वाटर का वॉल्यूम टैंक बी में कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर हो? अगर इसमें 30% बढ़ाओगे, 6 का 30% कितना होता है? 1.8 बढ़ाओगे तो 7.8 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों बोला यही है कि टैंक बी का कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए कि इसका भी सेम वॉल्यूम यानी कि 7.8 हो जाए। तो 5 को 7.8 बढ़ा करने के लिए 2.8 आपको बढ़ाना होगा बटे 5। 1/5 20%, 2/8 की 20 में गुणा 56%। तो 56% इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 7 जी, इसको बनाएंगे जरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा आसान। बोला ए की सैलरी बी की सैलरी से 38% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है? ए की सैलरी बी से 38% ज्यादा है, यानी कि 38% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 19/50 है भाई। ए की जो सैलरी है, ए की सैलरी बी से मेरे दोस्तों कितना ज्यादा है? 19/50 ज्यादा। बी की सैलरी ए से कितना कम है? तो मेरे दोस्तों 19 ही कम होगी मेरे प्यार भाई। बेस वैल्यू कितनी आएगी? 50 प्लस 19 है 69, 19/69 ये आएगा इसका आंसर। कहने का मतलब ये हो कि आपको केवल इतना लिखना है जितना मैंने लिखा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बोला ए की सैलरी 20 से 38% ज्यादा, 38% की फ्रैक्शन 19/50 है। अगर ये 50 है तो 19 ज्यादा 69। अब बी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? अगर ये 19 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है 19 कम होगा। बेस ही तो बदल जाता है बस, यहां बेस 50 है, यहां ए से देखोगे तो 69 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर ये बी की सैलरी
19 ज्यादा है तो यहां मेरे दोस्तों एक ही सैलरी 20 से 19 कम होगी। बेस का आएगा 50 प्लस 19 69। ये करना है मेरे दोस्तों, आपको ये नहीं लिखना है, टाइम खराब होता है। कितना आएगा मेरे दोस्तों 69 का परसेंटेज में ना आंसर है जी। ए ऑप्शन बता रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कम से कम इसको तो ढंग से बता दिया करो भाई। 27.5% के आसपास आएगा, 28% से कम आएगा। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। 19/16 को परसेंटेज में करना है तो इंटू 100%, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आगे चलेगा, सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी यहां पर 8। इसको बताओ जरा जल्दी से। ए नंबर इज इंक्रीज बाई x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज रिड्यूस बाई। एक नंबर को x% बढ़ाया जाता है, ओरिजिनल संख्या पे वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना होगा। x% बढ़ाने का मतलब क्या है? x% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू x/100। परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। देखिए अगर कोई नंबर 100 है तो आपने उसको बढ़ा के 100 प्लस x कर दिया। अब वापस 100 प्लस x पे 100 पे जाना है तो कितना घटाना होगा? x घटाना होगा कि नहीं घटाना होगा? अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर तो x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर आएगा जी 9। जी स्टूडेंट, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के सम से 45% कम है। तो जेड की इनकम एक्स की इनकम से कितना परसेंट कम है? जरूरत से ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, 10-10 बार पेपर में आया सवाल। 3 बंदे हैं एक्स वाई और जेड, पूछा है एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 21/50। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, यानी कि वाई की अगर 50 है तो एक्स की जो है 21 ज्यादा है 71। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है 71। ठीक, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। जेड की इनकम एक्स और वाई से 45% कम है। एक्स और वाई के योग से, एक्स और वाई का योग कितना? 71 प्लस 50 121 121। तो जेड की जो इनकम है एक्स और वाई के सम से 45% कम। 45% कम का मतलब होता है 55%। 121 का 55% है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है? जेड की इनकम एक्स से, तो आपको इसकी तो जरूरत नहीं है। जेड की इनकम एक्स और वाई का सम 121 से 45% कम करेंगे तो 121 का 55% रह जाएगा। ये आ गया मेरे दोस्तों। देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इस टाइप के सवाल में। आपको प्रीवियस में 20-25 सवाल मिल जाएंगे, मैं केवल एक करवा रहा हूं। 121 का 55% होता कितना है? अगर 121 का 50% भी देखा जाए, ऑप्शन काफी नजदीक है ना। 121 का 50% होता है आधा। आधा मतलब 60.5, 50% है तो 5% कितना होगा? 6.05। क्लियर है? यानी कि 66.55। तो 66.55 ये आ गया मेरे दोस्तों 121 का 55%। वाई की जरूरत है ही नहीं। पूछा है जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, तो आप बताओ मुझे जेड की इनकम एक्स से कितना कम आ रही है। तो भाई 67 होता तो ये आ जाता 4, ये आया 4.45। 4.45 कम है मेरे दोस्तों। ओवर 71 परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर 2 जीरो से डेसिमल कटेगा। ये देखिए यहां पे 6 बार जाए, कितनी बार जाएगा? 7×6 = 42। 6 बार तो मेरे दोस्तों पूरा का पूरा चला ही जाएगा। 6 बार तो जाएगा ही जाएगा ना, यानी कि 5.9 तो मेरे दोस्तों नहीं आने वाला। 6 कम 6 6 सत्ते 42, 426 चला जाएगा मेरे दोस्तों। बचे कितना? 19। और 71 मेरे प्यारे भाई भी फ्री है, 7 नहीं जा पाएगा, ये 3 पार पे रुक जाएगा। तो 6.3% इसका आंसर है।
इस तरीके से आपको इन सवालों को सोचना है। एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन है इनमें ज्यादा लॉजिक कुछ भी नहीं, पर दिमाग आपको लगाना है। जी बताओ जल्दी से। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, सी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट अधिक है। तीन बंदे ए बी सी, और ऐसे आपको ढेरों सवाल मिल जाएंगे अलग अलग डाटा पे। ए की इनकम बी का 40% है, बी की जो इनकम है सी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है। अगर सी की 100 है तो बी की इनकम 124 है, 124, यही बोला है। और ए की जो इनकम है बी का 40% है, ए की इनकम बी का 40%, 124 का 40% क्या होता है, 124 का 40%, यानी कि 124 में 0.4 से गुणा करेंगे 49.6। या बोला है सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की इनकम ए से, सी की इनकम कितना ज्यादा है ए से, तो आप कहोगे सर ये 50.4 ज्यादा है, 50.4। आधे बच्चे 50.4 ही आंसर मार्क कर देंगे क्योंकि वो गधे हैं। 50.4 तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, वो भी रेशियो में। आपसे पूछा परसेंटेज में, सी की वैल्यू ए से कितना परसेंट ज्यादा है। सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा, सी की वैल्यू कितना ज्यादा है ए से, 50.4 ज्यादा है, अपॉन 49.6 इंटू 100%, यही तो आएगा। सी की वैल्यू ए से इतना परसेंट ज्यादा है, ये है एग्जैक्ट कैलकुलेशन। इतना करोगे दिमाग खराब हो जाएगा। पहली बात तो आंसर जो भी आएगा 100% से ज्यादा आएगा। सी की इनकम कितना ज्यादा है ए से, 50.4, 50.4 का मतलब है 49.6 प्लस 0.8, यही तो मतलब है 49.6 और ये 0.8, यही तो मतलब है 49.6। बेस वैल्यू 100%, ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, जवाब दो। अगर 49.6 100% है तो 1% भी आप निकालोगे तो 0.49 आएगा, 2% आप निकालोगे लगभग 1 आएगा, ये तो 2% से कम है, तो आंसर 102% से कम आएगा। डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट उत्तर है। डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। जो भी बेस वैल्यू होते हैं वो हमेशा 100% होती है। 49.6 से ये 49.6 प्लस 0.8 क्या हुआ, ये तो 100% ही हो गया। कितना है, 2% से कम है, इसका 2% से कम ही है वैल्यू, 102% से कम है। डी ऑप्शन आएगा, ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे आपको सोचना है एग्जाम में। ठीक है भाई, चलिए तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे दोस्त। बाय।